Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4th in history. Chapter number 4 is here, rural life and society. In our previous videos, we have discussed about the timeline of this chapter. टाइमलाइन के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे एंड इसके बाद था आपका कॉलोनियल एग्रेशन पॉलिसीज़, इसके बारे में डिस्कस हो गया था और इस पॉलिसी की क्या क्या मेरिट्स थी, इट मीन्स क्या क्या अच्छाइयाँ थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। एंड डीमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, और परमानेंट सेटलमेंट की डीमेरिट्स क्या हैं, इट मीन्स कमियाँ क्या क्या थी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। So first demerits is here. The system gave rise to a new social class which come to be known as the landlords. इस सिस्टम से एक नई क्लास राइज हुई, इट मीन्स एक नया वर्ग निकल कर के आया जिसको हम लैंडलॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। दे वर रॉयल टू द ब्रिटिश एंड कर्स ऑन द इंडियन पीसेंट्स। वो ब्रिटिश के लिए तो रॉयल थे, लेकिन भारतीय किसानों के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुए। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लैंड। दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी इन बिग सिटीज़ लाइक कलकत्ता, नाउ कोलकाता। तो मोस्ट लैंडलॉर्ड्स वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लैंड्स। ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उन्होंने अपनी जो उनकी ज़मीन थी उसको इम्प्रूवमेंट करने के बारे में नहीं सोचा, उस पर ध्यान नहीं दिया। दे लिव्ड इन ए लाइफ ऑफ लग्जरी, वो विलासता से भरा बड़ा आरामदायक जीवन बिताते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे जैसे कलकत्ता, आज के समय में जिसको कोलकाता कहा जाता है। द सिस्टम टर्न्ड आउट टू बी वेरी इम्प्रेसिव एज होल बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स फेल ऑन द पीसेंट्स। The system turned out to be very oppressive as the whole burden of paying tax fell on the peasant. इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी बुराइयाँ थी वो ये थी कि पूरा जो टैक्स था वो किसान पर ही था, यानी टैक्स को किसान के ऊपर एक बोझ बना हुआ था टैक्स। दे हैड टू पे द टैक्स एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसको टैक्स देना ही होता था। इवन एट द टाइम ऑफ क्रॉप फेलर, चाहे उसकी फसल असफल, इट मीन्स फसल चाहे उसकी अच्छी हुई हो या फसल में नुकसान हुआ हो, फसल बर्बाद हो गई हो, कुछ भी हुआ हो फसल का, लेकिन उसको टैक्स देना ही पड़ता था। ड्यू टू दिस सेटलमेंट द कंपनी सफर्ड हैवी लॉसेस। Due to this settlement, the company suffered heavy losses and decided to impose tax on non-farming classes to increase their income. इससे क्या हुआ, जो कंपनी इस सेटलमेंट से क्या हुआ कि जो कंपनी को एक भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड कर दिया कि ऑन नॉन फार्मिंग क्लासेस, यानी उन लोगों पर भी टैक्स लगाया जाएगा जो खेती नहीं करते हैं लेकिन अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, वो खेती नहीं कर रहे हैं, तब भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। इट वॉज एब्सोल्युटली एन इनएप्रोप्रिएट एंड अनफेयर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। इस तरीके से ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक अनफेयर सिस्टम था। नाउ रैयतवाड़ी सिस्टम। द रियॉट्स were the individual cultivators who tilled the land. जो रियॉट होते थे वो इंडिविजुअल्स कल्टिवेटर्स होते थे जो ज़मीन जोतते थे। दे लॉस्ट देयर credibility during the long drawn out of wars in 1820. लॉन्ग ड्रॉन आउट ऑफ वॉर, लंबे समय तक युद्ध होने की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, क्रेडिबिलिटी उनकी खो गई थी। इन 1820 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू।
1820 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे थॉमस मुनरो, उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक नया सिस्टम लागू किया, जिसको हम रैयतवाड़ी सिस्टम के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज द मुनरो सिस्टम, क्योंकि उसी गवर्नर जनरल मुनरो ने लगाया था, इसलिए उनके नाम से उसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। अंडर दिस सिस्टम द कंपनी मेड अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रियोट्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। इस सिस्टम के तहत क्या होता था कि कंपनी सीधे जो रियोट्स बताया जा चुका है कौन होते थे, तो रियोट्स से क्या होता था, सीधे वो टैक्स लेती थी। They were bound to deposit revenue to the government and revenue was fixed for 20 to 40 years. और एक ऐसा बॉन्ड बनाया जाता था जिसके तहत गवर्नमेंट के पास उनको रेवेन्यू जमा करना पड़ता था, और ये बॉन्ड 20 से 40 ईयर्स का होता था। द सिस्टम फेल्ड बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू एंड द हार्श मेथड्स ऑफ कलेक्शन। ये सिस्टम भी क्या हुआ, फेल हो गया, असफल हो गया। रीजन उसका क्या था कि हार्श मेथड्स ऑफ कलेक्शन, रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक हार्श मतलब ज़बरदस्ती लेना, मार कूट करके लेना, इस तरीके की पॉलिसी होने की वजह से। और दूसरी चीज़, इसका रेवेन्यू जो था वो बहुत, यानी टैक्स भी ज़्यादा लगता था और बुरी तरीके से टैक्स लिया जाता था। अगर जिसके पास टैक्स नहीं होता था तब भी उसको वो देना पड़ता था। थ्रू दिस सिस्टम एफर्ट्स वर मेड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट्स। नाउ महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है, तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड क्वाइट अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ द कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। लेटर ऑन इस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब टू। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस क्वाइट डिफरेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इससे थोड़ा सा अलग सिस्टम लागू किया रेवेन्यू इकट्ठा करने का, और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू हुआ। इसके बाद पंजाब में भी इसको लागू कर दिया गया। दिस सिस्टम वॉज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और ये जो सिस्टम था ये जमींदारी सिस्टम का मॉडिफाई वर्जन था। द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज मेड बिटवीन द कंपनी एंड द महल और द विलेज कम्युनिटीज themselves। महल क्या होता था, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स it is a revenue state which may be the village or a group of villages. So the settlement of land revenue was made between company and the mahal और द विलेज कम्युनिटीज़ themselves। ये जो सेटलमेंट था रेवेन्यू का, ये कंपनी और महल, इट मीन्स द विलेज कम्युनिटीज़, इनके बीच में बनाया गया। ऑल द पीसेंट्स बोथ फार्मर्स एंड कल्टिवेटर्स, हर तरह के किसान, इसमें फार्मर्स भी आ जाते थे और कल्टीवेटर्स भी आ जाते थे, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इन्हीं को उत्तरदायित्व दिया गया, इन्हीं का उत्तरदायित्व था इस टैक्स को जमा करना। द फिक्स्ड रेवेन्यू वॉज टू बी पेड इन कैश, जो फिक्स रेवेन्यू था वो कैश के रूप में देना पड़ता था, एंड इट कुड बी रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 30 ईयर्स और शो, और इस 30 ईयर्स बाद ये फिर से रिवाइज होता रहता था। इफ़ इन एनी केस अ पीसेंट फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू, अगर किसी कारणवश कोई किसान ये रेवेन्यू देने में असफल हो जाता था, द होल विलेज कम्युनिटी हैड टू पे इट। तो पूरे गांव की जो कम्युनिटी होती थी उसको ये देना पड़ता था। यानी एक किसान अगर देने में असमर्थ हो गया तो वो जो जिसने नहीं दिया उसका रेवेन्यू भी बाकी बचे हुए लोगों पर डाल दिया जाता था। हैंस द गवर्नमेंट डिड नॉट सफ़र एनी लॉस, इससे क्या होता था, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होता था। द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज कंसिडर्ड एज ऑन द बेस्ट सिस्टम, इसीलिए कंपनी के लिए बेस्ट सिस्टम हुआ, क्योंकि कंपनी को तो इसमें कोई लॉस होना नहीं है। मान लो 100 में से अगर 5 लोग नहीं दे रहे हैं तो जो 5 लोगों का हिस्सा है वो बचे हुए 95 लोगों के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो कंपनी को तो पूरा मिलना है। तो कंपनी के लिए ये बेस्ट सिस्टम था, बिकॉज इट इम्बिबल्ड द गुड फीचर्स ऑफ द बोथ परमानेंट एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये दोनों प्रकार के जो सिस्टम थे, परमानेंट सिस्टम्स और रैयतवाड़ी सिस्टम,
दोनों सिस्टमों से ये अच्छा सिस्टम था रेवेन्यू लेने का। नाउ इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन रूरल इकोनॉमी, we will discuss about this topic in our next videos.